नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट न्यूज के हरियाणा समाचार में। बुलेटिन की शुरुआत हरियाणा बजट सत्र की खबर के साथ है। इनेलो के विधायकों का निलंबन वापस लिया जा चुका है। जी हां, विधानसभा स्पीकर ने यह फैसला किया। 28 तारीख से ये सारे के सारे विधायक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकेंगे। जी हां, अपने दर्शकों को बता दें कि विधानसभा बजट सत्र के दौरान जब इनेलो के कार्यकर्ता हंगामा मचा रहे थे तो उस समय विधानसभा के स्पीकर कुलदीप शर्मा ने इन सभी विधायकों का निलंबन कर दिया था और उसके बाद से लेके ये बात जोर पकड़ने लगी थी कि किस तरह से निलंबन किया गया। जहां राव इंद्रजीत ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी, उसके अलावा और भी बहुत से नेता थे जो इस पूरे के पूरे फैसले का विरोध करते नजर आए थे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता कुलबीर धिवान से। कुलबीर, जानना चाहेंगे आपसे, विधायकों का निलंबन वापस लिया गया है, एक बढ़िया पहल कही जाएगी? जी देखिए, जिस तरह से जो विपक्ष है उसने एक डिमांड रखी थी स्पीकर साहब के सामने कि जो निलंबन है वो वापस लिया जाए, और जिस तरह से स्पीकर साहब ने एक बार उनकी मांग को ठुकरा दिया था तो उसके बाद जो इनेलो है वॉकआउट कर गए थे। अशोक अरोड़ा, जो अभय चौटाला, जो बाकी जो विधायक थे सदन में, लेकिन उसके बाद थोड़ी देर बाद ही स्पीकर साहब ऐलान कर देते हैं कि जो निलंबित जो इनेलो के विधायक हैं वो सदन में हिस्सा ले सकते हैं और फिलहाल 28 फरवरी को जो बजट सेशन होगा उसमें वो भाग ले सकेंगे। जी बिल्कुल कुलबीर, कहा जा सकता है जिस तरह से राव इंद्रजीत सिंह के बयान की बात करें या फिर जब आप कल इनेलो कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे, भाजपा के कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे, तो साफ तौर पर दिख रहा था वहां पर कि कहीं ना कहीं फैसले का विरोध कर रहे थे और मांग कर रहे थे कि निलंबन वापस लिया जाए। उसका असर? अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, इनेलो विधायकों का निलंबन वापस लिया जा चुका है। विधायकों का निलंबन वापस लिया गया और स्पीकर ने यह फैसला लिया। इससे पहले स्पीकर ने इनेलो के कार्यकर्ताओं को, इनेलो के सदस्यों को निलंबित किया था विधानसभा से, और उसके बाद से लेकर यह बात बल पकड़ रही थी कि क्या इनकी वापसी हो पाएगी, निलंबन वापस हटेगा, और आज हुआ वैसा ही, निलंबन वापस हुआ। अपने दर्शकों को बता दें, इनेलो के विधायकों का निलंबन वापस लिया जा चुका है। विधानसभा स्पीकर ने यह फैसला लिया। 28 तारीख को ये सब के सब विधायक कार्रवाई में भाग ले सकेंगे। एक बार फिर से चलते हैं अपने संवाददाता कुलबीर धिवान के पास। कुलबीर, जानना चाहेंगे आपसे कि बहुत सी प्रतिक्रियाएं आई जब स्पीकर ने जिस तरह से निलंबन किया था सदस्यों का, विधायकों का, उसके बाद से लेकर जिस तरह से अलग अलग बयान देखने को मिले, तो कह सकते हैं कि उन बयानों के चलते शायद ये निलंबन वापस लिया गया। देखिए, बयानबाजी जो है दोनों तरफ से थी, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से बयानबाजी थी। विपक्ष का यही आरोप था कि सरकार जो है वो जनहित के जो मुद्दे हैं उन पे चर्चा नहीं चाहती, उनसे भागना चाहती है, जबकि सत्ता पक्ष का ये आरोप है कि जो विपक्ष है वो सदन में सकारात्मक भूमिका नहीं निभाता, उसके पास कोई खास मुद्दा नहीं होता। हालांकि जो विपक्ष है उसका यही कहना था कि बहुत सारे मुद्दे हैं जनहित से जुड़े हुए प्रदेश के जनता के, जिनके लिए वो चर्चा करना चाहती है सदन में, लेकिन जो सरकार है वो मुद्दों से भाग रही है। जी कुलबीर, तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरह से बजट सत्र रहता है, पहले से निर्धारित रहता है, तो उस पर तो कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन साफ तौर पर अगर हम बजट सत्र की बात करते हैं तो वहां पर जरूर एक बात छाई रहती है कि लोगों के मुद्दों की बात होगी। और जिस तरह से आज कदम उठाया गया, निश्चित तौर पर सराहनीय कदम, लेकिन उसके साथ साथ उम्मीद की जा सकती है कि लोगों के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। अब बिल्कुल, देखिए, यदि सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मौजूद रहेंगे तभी कुछ उम्मीद बनती है कि जो जनहित के मुद्दे हैं उन पर एक हेल्दी विचार है, वो विचार विमर्श है जो वो हो सकता है, और तभी इसीलिए जो है वो जनता की उसमें भलाई समझी जाती है। लेकिन यदि दोनों पक्षों में से विपक्ष वहां पे नहीं है तो ये उम्मीद कम रहती है कि जो सरकार जो जनहित के मुद्दे हैं वो उन पे कम चर्चा हो या फिर वो कम उठाए जाए। जी कुलबीर, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता कुलबीर धिवान जो जानकारी दे रहे थे, विधायकों का निलंबन वापस हुआ है और इस पूरे मामले पर जानकारी दे रहे थे। इससे पहले इनेलो के सदन में बचे दोनों विधायकों अभय चौटाला और अशोक अरोड़ा ने सदन से वॉकआउट किया। जहां इनेलो ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार जनहित के मुद्दों पर चर्चा करने से भाग रही है। उधर भाजपा के तेवर भी इनेलो जैसे तीखे रहे। भाजपा विधायक अनिल विज कर्मचारियों की मांगों को लेकर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन अनिल विज का कहना है कि सरकार इस पर बात करने को तैयार नहीं हुई। हमें पूरा विधानसभा सत्र के लिए बाहर निकाल दिया गया है। जब हम रिश्वतखोरों की बात उठाते हैं, बलात्कारियों की बात उठाते हैं,
हमारी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी रिश्वत कांड जो 5 करोड़ रुपए लेने का मामला था, जो माननीय लोकायुक्त ने फैसला किया था कि रामकिशन फौजी के खिलाफ मामला संकीर्ण बनता दर्ज किया जाए, उस शिकायत को लेकर हम विधानसभा में मांग कर रहे थे मुख्यमंत्री जी से, सरकार से, कि वे इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो और इसे गिरफ्तार करो। ये मामला भ्रष्टाचार का है, सरकार उसे बचाना चाहती थी। इस संदर्भ में हमें सरकार ने बोलने नहीं दिया और बाहर निकाल के फेंक दिया। ये इस सरकार का अंतिम गवर्नर एड्रेस था और अंतिम समय में ये उम्मीद की जाती है कि आदमी सच बोले। एक तरह से ये सरकार की डाइंग डिक्लेरेशन थी जो गवर्नर महोदय ने इस सदन में पढ़ी है और उसमें सारे झूठे दावे किए गए, झूठी बातें बताई गई, प्रदेश को बहुत खुशहाल बताया गया, लेकिन अपने आप खुद बता रहे हैं कि जो हमारी ग्रोथ रेट है वो 6.9% है। पिछले साल इनकी 7.1% थी, उससे पिछले साल 8.3% थी, उससे पिछले साल 11% थी। यानी हर साल दर साल जो प्रदेश की ग्रोथ है वो कम होती जा रही है। तो फिर ये कैसे दावा करते हैं कि प्रदेश तरक्की कर रहा है, प्रदेश आगे जा रहा है? आज भारतीय जनता पार्टी शासित सभी राज्यों की जो ग्रोथ रेट है वो 10% से ज़्यादा है। तो इसीलिए मैंने मुख्यमंत्री को ये कहा कि आप कम से कम नरेंद्र मोदी से ट्यूशन रख लें ताकि हमारा प्रदेश भी खुशहाल हो जाए। तो अनिल विज साफ तौर पर कहते नजर आए कि हरियाणा का विकास दर गिर रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी यानी सरकार, हरियाणा सरकार ये कहती दिख रही है कि हरियाणा विकास कर रहा है। चुनावी मौसम में हरियाणा सरकार की मंत्री किरण चौधरी और उनकी सांसद बेटी श्रुति चौधरी को संगीन आरोप का सामना करना पड़ा है। तो शाम में कुछ दिन पहले हुई भाजपा नेता राकेश मलिक की मौत के मामले का आरोप किरण चौधरी और बेटी श्रुति चौधरी पर लग रहा है। विपक्ष भी इस मामले को सड़क से लेकर सदन तक उठाने में जुटा है। वहीं किरण चौधरी इसे एक राजनीतिक साजिश बता रही है और खुद मामले की निष्पक्ष जांच करवाने की बात कर रही हैं। इसके लिए इन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है। वहीं दूसरी ओर हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश की जनता को विकास की सौगात दी है। जी हां, विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने भिवानी में एक खेल विश्वविद्यालय, एक मेडिकल कॉलेज, जींद में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के रीजनल सेंटर को विश्वविद्यालय का दर्जा देने की बात कही। उसके साथ साथ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम पर सोनीपत में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी स्थापित करने की, रेवाड़ी के दुगांड अहीर और नरवान के कन्या गुरुकुल फरल में भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय का रीजनल सेंटर स्थापित करने की भी बात की। हमने 1 जनवरी से 10 दिसंबर को वहाँ गुहाना में घोषणा की थी, 1 जनवरी से सब लागू कर दी। जी जी। इसके अलावा हरियाणा और इसके अलावा जो है हमने, क्योंकि शिक्षा का हब बनने जा रहा है, वहाँ पर भिवानी में चौधरी बंसीलाल के नाम से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला किया है। मेवात में रीजनल सेंटर मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी का जो हैदराबाद का उसका लगेगा, और दुल्लाहिर गांव है रेवाड़ी में, वहाँ बीपीएस महिला का रीजनल सेंटर बनेगा। खरल जो है नरवाना में है, जींद तहसील में, वहाँ इसका रीजनल सेंटर बनेगा। इस प्रकार से, और हमने जींद में जो अभी हमारा जो रीजनल सेंटर है एमडीयू का, उसको यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला किया है ताकि शिक्षा का हब बन सके। अभिभाषण जो राज्यपाल का रहा कि 9 वर्ष में क्या हमारी अचीवमेंट रही, क्या हमारी नीति रही और आगे क्या हम करने जा रहे हैं, वो उन्होंने दर्शाया है और उसका पूरे हाउस ने धन्यवाद किया है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जनता को सौगात दी, लेकिन लोकसभा चुनावों से ऐन पहले। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा 27 फरवरी को सोनीपत के गोहाना में एक साथ 8 उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिसको लेकर लगभग विभाग की तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री हुड्डा 27 फरवरी को पहले गोहाना सोनीपत मार्ग पर नवनिर्मित मिनी सचिवालय का उद्घाटन करने के साथ साथ 7 अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे। उद्घाटन और आधारशिला के एक ही जगह पत्थर लगाए गए हैं ताकि मुख्यमंत्री आसानी से एक ही बार सारे कार्यक्रमों का निपटारा कर सकें। मुख्यमंत्री हुड्डा के दौरे को लेकर आज सोनीपत जिला उपायुक्त ने मौके पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए।
कांग्रेसी विधायक नरेश सेलवाल और अन्य कांग्रेसी नेताओं की सीडी मामले में बुधवार को हरियाणा के लोकायुक्त जस्टिस प्रदीप पाल ने फैसला सुरक्षित रखा। जी हां, इनके खिलाफ इनेलो विधायक प्रदीप चौधरी की ओर से शिकायत दर्ज करवाई गई थी। इनेलो विधायक की तरफ से वकील नरेश सिंह शेखावत पेश हुए और अपना पक्ष रखा। लोकायुक्त ने विधायक नरेश सेलवाल के मामले में सुनवाई के बाद लोकायुक्त के रजिस्ट्रार को इस मामले में जांच अधिकारी नियुक्त करते हुए मामला जांच के लिए रजिस्ट्रार लोकायुक्त के पास भेज दिया है। आज हमने 4 लोगों के खिलाफ कंप्लेंट्स फाइल करी हैं। एक मिस्टर साजिद खान है, संजय छोकर हैं, गौरव संपत सिंह हैं और नरेश सेलवाल। माननीय कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया और ड्यू कोर्स में फैसला आएगा। उन्होंने आर्ग्यूमेंट सुन लिए। हमने उनके ऊपर आरोप लगाए कि इन लोगों के खिलाफ सीडी आई हुई हैं और इनके खिलाफ जांच होनी चाहिए, करप्शन एक्ट का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। खबर गुड़गांव से। गुड़गांव में राव इंद्रजीत सिंह ने कुलदीप शर्मा पर जमकर तीर चलाए और ये तक कह डाला कि कुलदीप शर्मा विधानसभा अध्यक्ष पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और राजनीति से प्रभावित है। कांग्रेस से बीजेपी में आए गुड़गांव के सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए विधानसभा अध्यक्ष पर करारा हमला बोला है। दरअसल बजट सत्र के दौरान सदन में हंगामा कर रहे हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष को बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऐसे में राव इंद्रजीत सिंह ने स्पीकर के इस फैसले को प्रजातंत्र के खिलाफ बताते हुए स्पीकर पर अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस किसी को भी करे, हमें उसकी चिंता थोड़ी है। और जो पार्टी जिसमें हम गए हैं, जब वो हमारे को आदेश देगी तो हम उस आदेश के अनुसार कार्यरत हो जाएंगे। तो अभी 3 महीने हैं चुनाव के, इतनी उतावलापन मैं समझता हूँ उसकी आवश्यकता है नहीं। पर सवाल ये है कि उस कॉन्स्टिट्यूशनल पद के ऊपर किस किस्म के लोग बैठते हैं, वो इसको सुशोभित करते हैं या नहीं। मैं समझता हूँ मौजूदा स्पीकर इस कॉन्स्टिट्यूशनल पद को सुशोभित नहीं करते। राव इंद्रजीत सिंह गुड़गांव में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे और इस दौरान राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि स्पीकर के पास सार्वजनिक शक्ति होती है, लेकिन जब उस पर बैठा व्यक्ति राजनीति से प्रेरित होकर फैसले लेता है तो वो उस पद की गरिमा को तार-तार करता है। भाई ये प्रजातांत्रिक तरीका तो है नहीं कि सारी की सारी ऑपोजिशन को तुम निकाल करके और एक तरफाई तौर के ऊपर जो चाहो सो पारित कर लो, तो ये तरीका तो है नहीं। पर लेकिन आज के दिन ये तरीका इन्होंने अपना रखा है, इसीलिए तो हमने कांग्रेस छोड़ी। राव इंद्रजीत सिंह स्पीकर को संविधान का पाठ पढ़ाते दिखाई दिए और इस बयान के बाद राव ने कांग्रेस से अलग होने के बाद भाजपा में अपनी मौजूदगी भी दर्ज कराई। गुड़गांव से नीरज वशिष्ठ के लिए ज्योत्सना पाटनी, डे एंड नाइट न्यूज। हरियाणा में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। जी हां, प्रदेश कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री कृष्णा गहलावत ने कांग्रेस को अलविदा कर दिया है। मंगलवार को प्रेस वार्ता कर कृष्णा गहलावत ने पत्रकारों से बातचीत में नरेंद्र मोदी की तरफ तारीफ की और उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी में देश का नेतृत्व करने की क्षमता है। वहीं कृष्णा ने सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह को सरकार चलाने में नाकाम बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में पीएम पद के लिए राहुल गांधी योग्य उम्मीदवार नहीं है और वो अभी इस लायक नहीं कि देश के प्रधानमंत्री बन सकें। कृष्णा गहलावत 1996 में रोहट हलके से विधायक बनी थी और हरियाणा सरकार में वो 1996 से 2000 तक समाज कल्याण मंत्री रही थी। उन्होंने 2005 से 2011 तक अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद भी संभाला था। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे देश में मुख्य तौर से हर क्षेत्र में कांग्रेस की सरकार विफल रही है। आज देश में कितनी महंगाई है, कोई भी एक क्षेत्र ऐसा नहीं बचा जहां पे केंद्र की सरकार सही तरीके से काम कर पाई हो। आम आज गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया है। इतनी महंगाई हो गई है, भ्रष्टाचार हो रखा है, आए दिन घोटाले हो रहे हैं, जहां भी देखो वहीं स्कैम। प्रधानमंत्री जी हमारे हर क्षेत्र में फेल हो गए हैं। ये तो मेरे कार्यकर्ताओं के ऊपर रहेगा। मेरे मीटिंग बुलाई है कल, कार्यकर्ता जो मुझे आदेश देंगे, कल मीटिंग थी उसमें उन्होंने मेरे को अधिकार दिया है कि भाई आप जो चाहें कर सकते हैं। तो हरियाणा में कांग्रेस के किले में एक बार फिर से सेंध लगती। खबर पंचकुला से। पंचकुला में अपनी मांगों को लेकर प्रदेश के कंप्यूटर शिक्षकों ने हड़ताल शुरू कर दी है। जी हां, प्रदर्शनकारी शिक्षकों का कहना है कि महीनों बीत जाने के बावजूद उन्हें वेतन नहीं मिला है, साथ ही अनियमित शिक्षकों को नियमित भी नहीं किया गया है।
हरियाणा सरकार के विरुद्ध प्रदेश भर के कंप्यूटर शिक्षकों ने कंप्यूटर टीचर वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले विरोध आंदोलन छेड़ दिया है। सभी टीचर अनियमित हड़ताल पर पंचकूला के सेक्टर 5 में शिक्षा विभाग में हड़ताल पर बैठ गए हैं। शिक्षकों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि इनकी भर्ती ठेकेदार द्वारा की गई है और इन्हें पिछले कई महीनों से वेतन नहीं मिला है। इनका कहना है कि सरकार ने इन्हें अभी तक रेगुलर नहीं किया है। टीचरों की माने तो अब तो चुनाव सिर पर हैं और चुनाव संहिता के बाद तो सरकार अपना पल्ला झाड़ देगी। हम लोगों को जितने भी हम स्टेट लेवल पे जितने भी कंप्यूटर टीचर अपॉइंट किए हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ठेके प्रथा पे ठेकेदारी प्रथा के अनुसार रखे हैं कंपनीज़ ने, और हम लोग पिछले 7 महीने से काम कर रहे हैं। ना तो हमें कोई सैलरी दी गई और इलीगल वे से 24-24 हज़ार हमसे सिक्योरिटी ली गई है, जो कम्प्लीटली अवैध है। RTI के बाद हमें पता चला है और इन सब चीज़ों की वजह से हम मतलब आर्थिक परेशानी, मानसिक परेशानी से हम जूझ रहे हैं और परेशान होकर के, क्योंकि हम EM से भी रिक्वेस्ट कर चुके हैं, आपसी से भी और CM साहब से भी, वो हमें टाइम ही नहीं दे रहे हैं बात करने के लिए। तो अब हम इससे परेशान होकर हमें धरना करना पड़ा है, क्रमिक अनशन कर रहे हैं। और अगर अब भी हमारी मांग नहीं बल्कि हमारा हक अगर हमें नहीं मिला तो हम आमरण अनशन भी करेंगे। कंप्यूटर टीचर्स के मुताबिक इन्हें पिछले कई महीनों से वेतन नहीं मिला है। अब तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि इन्हें अपनी रोजी रोटी चलानी दूभर हो गई है। उनके मुताबिक उन्हें हर रोज आर्थिक और मानसिक परेशानी से गुजरना पड़ रहा है। हमें सैलरी में कुछ नहीं दिया जा रहा आश्वासन के अलावा। मैं गवर्नमेंट से सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ कि अगर मेरे बच्चे की फ़ीस नहीं भरी जा रही है और वो कह रहे हैं कि हाँ भाई हमें फ़ीस ला के दो, मैं आश्वासन कैसे दे दूँ? वो आश्वासन कैसे उनके आगे रख दूँ लेके? या कोई चेक पे साइन होता है आश्वासन? मुझे कोई आके बताइए। हम बहुत दुखी हैं, हमारा कोई खर्चा नहीं है, रोड पे आ गए हैं, हमारे बच्चे भूखे हैं, हम भूखे हैं। अब इसीलिए हम भूख हड़ताल पे हैं। हमारा थाली बजाने का मेन मोटिव यही है कि हम दिखा रहे हैं हमारी थाली खाली है, हमारी रोजी रोटी वापस करो। टीचरों ने चेतावनी दी है कि अगर इनकी मांगें पूरी ना की गई और खासकर चुनावों से पहले इन्हें रेगुलर नहीं किया गया तो वे अपनी जान भी दे देंगे। कैमरामैन हरविंदर सिंह लाली और मनीष नागर के साथ कौमिता मिन्हास, डे एंड नाइट न्यूज़, पंचकुला। रुख सिरसा की ओर करते हैं। सिरसा के वाल्मीकि चौक के पास एक मासूम बच्ची संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुई थी। इस बच्ची को मध्यरात्रि को लहूलुहान अवस्था में एक रिक्शा चालक के कब्जे से बरामद कर लिया गया है और इस रिक्शा चालक के खिलाफ रेप और हत्या के प्रयास का मामला भी दर्ज किया गया। सिरसा में एक प्राइवेट नौकरी करने वाले युवक की 3 साल की बेटी मंगलवार रात करीब 8:30 बजे अचानक लापता हो गई। लापता बच्ची के परिजनों ने खूब तलाश की लेकिन उसका कहीं सुराग नहीं लगा। इस घटना के बाद रात करीब 11 बजे उन्हें लड़की के बारे में पता चला। बच्ची के परिजनों को मालूम हुआ कि बच्ची को एक नशेड़ी रिक्शा चालक उठाकर ले गया था। इस रिक्शा चालक ने बच्ची के सिर पर चोट की जिससे वह बेसुध हो गई थी। बच्ची की खराब हालत को देखते हुए उसे गंगा अस्पताल से आस्था अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका न्यूरोसर्जन द्वारा ऑपरेशन किया गया। मेरी लड़की रात को गायब हो गई थी खेलते खेलते, तो जैसे हमने खोजा सभी घर के सदस्य ने, तो लड़की हमको 11 से 11:30 के बीच में ये गंगा अस्पताल में मिली। किसी का फ़ोन किया था हमारे घर पे, तो जैसे हमने देखा कि लड़की की हालत बहुत नाजुक थी, उसके सिर पे गहरी चोट लगी हुई थी। हम उसको CT स्कैन करवा के लेके आए, वो फिर यहाँ लेके आए आस्था अस्पताल में। तो अब लड़की की हालत बहुत नाजुक है, उसको अभी तक होश नहीं आया है। बच्ची का इलाज कर रहे चिकित्सक का कहना है कि बच्ची के साथ दुराचार का प्रयास किया गया है। बच्ची का ऑपरेशन कर दिया गया है और 72 घंटे बाद उसकी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। गंभीर बात थी कि उसके सिर की काफ़ी बड़ी चोट थी। चोट सिर पे लगने की वजह से सिर की हड्डी अंदर धसी हुई थी, जिसकी वजह से अंदर दिमाग में काफ़ी सोजिश आ रही थी और दिमाग में खून भी जमा हो रहा था। और बाकी भी बच्ची के साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ की गई है या उसके आगे कुछ हुआ है, वो इस वक्त क्लियर कट कहना मुश्किल है, लेकिन बच्चे के साथ फिज़िकल असॉल्ट हुआ है, इस चीज़ में कोई शक की बात नहीं लग रही। मुलजिम को अरेस्ट कर लिया, काबू कर लिया है और सीन ऑफ क्राइम टीम को मौके पर बुला के जो भी फिजिकल एविडेंस है वो सारी हमने इकट्ठी कर ली। वहीं इस मामले में पुलिस ने धारा 376A, 307 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है, जबकि संदिग्ध रिक्शा चालक को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी गई है।
आरोपी की पहचान प्रेमचंद के रूप में हुई है। सिरसा से सतनाम सिंह के साथ कौमिता मिन्हास, डे एंड नाइट न्यूज। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।